नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। आज चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने मेहमानों से जो है परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में है सुरजीत सिंह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनातन सेना के। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी पर। नमस्कार। हमारे साथ में है विजय शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज सेवी हैं। विजय शर्मा साहब, आपका भी एटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में है रंजू झा जी, जो भाजपा की नेत्री हैं। रंजू झा जी, आपका भी एटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं, पीड़िता हैं नेहाल जी। धन्यवाद सर। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत भारत के अंदर नमस्ते जी 2014 में जिस वक्त मोदी सरकार आई तो लोगों को लगा कि अब न्याय जो है बहुत तेजी के साथ होगा और अब लोगों के साथ इंसाफ होगा। जो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं न्याय के लिए, शायद उन्हें अब इतना भागना और दौड़ना नहीं पड़ेगा। न तो वो जो मूवी के डायलॉग आते हैं कि जज साहब तारीख पर तारीख जो है मिलती रही लेकिन न्याय नहीं मिला। आज हम बात कर रहे हैं बलात्कार पर, चर्चा कर रहे हैं कि बलात्कार पर बलात्कार तो हो रहे हैं, हो रहे थे और शायद कब तक होते रहेंगे। न्याय कब मिलेगा, फांसी कब लगेगी, सुनवाई कब तेज होगी। सुरजीत सिंह साहब जी, जो देश में घटनाएं हो रही हैं, आपको लगता है कि जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है जिसका हवाला दे करके आगे पीछे जिन चीजों को कर दिया जाता है, संविधान सभी के लिए समान होना चाहिए। हम मानते हैं कि बाकायदा जो है, जो पुलिस प्रशासन है उसकी मुस्तैदी के साथ उसका पालन करवाने के लिए वो पालन कर पाता है खुद भी और पालन करवा रहा है लोगों से बराबर। जी जी देखिए, कानून कानून अपना काम तो कर ही रहा है जो है। और क्या होता है ना कि केस तो दर्ज हो जाते हैं, तुरंत के तुरंत हो जाते हैं। पता लगता है कि जो चार्जशीट फाइल होती है उसको इतना वक्त लगा देती है पुलिस, जो पीड़िता है वो परेशान हो जाती है और कहीं ना कहीं उसका मनोबल टूटने लगता है। हमने बहुत सारे केसेस देखे, हमने बहुत सारे मुंबई में इस तरह की घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई जो है, इसमें हमने बहुत सारे एफआईआर दर्ज करवाए। मगर कहीं ना कहीं क्या होता है, हम सोशल संगठन है, हम कोर्ट तक साथ में होते हैं कि भाई आप केस कोर्ट तक चला गया, फिर पता लगा कि वहां पे इन लोगों का शुरू हो जाता है, चार्जशीट नहीं जमा किया इन्होंने, तारीखें बड़ी लंबी खींचने लगे, पुलिस चार्जशीट के लिए टाइम मांगने लगी कोर्ट में। तो पीड़िता जो है उसको इंसाफ मिलने में बहुत वक्त लग जाता है। हमें ठीक है। जिस तरह एजाज खान के मामले में आपने लगातार एक्शन लिया। एजाज खान का जो पहला मैटर आया था हाउस अरेस्ट, और उसमें जो है कितनी गंदगी और अश्लीलता थी, उसके बाद में आपके द्वारा एक्शन लिया गया और भी संगठन जो है आए सामने, और उसके बाद वो शो बंद हो जाता है, उसके वीडियो डिलीट हो जाते हैं। अब जो नया मामला सामने आया है, क्योंकि पीड़िता हमारे साथ में है, चैनल पर मौजूद है, वो दौड़ती हैं, पुलिस स्टेशन जाती हैं और पुलिस में कोई सुनवाई नहीं होती है। जबकि इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एलिगेशन लगाया जाता है तो पुलिस को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। इस देश में एससी एसटी जैसे भी कानून है, जहां सिर्फ एफआईआर या शिकायत देने भर से तत्काल उठा करके जेल में फेंक दिया जाता है और कहा जाता है जांच साहब बाद में करेंगे, सबसे पहले शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई हो जाती है। तो क्या एससी एसटी एक्ट की तरह ही अब जो है महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं और कानून हम ऐसा नहीं ला पा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसमें अब मोदी सरकार को बदलाव लाने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है? जी, कानून में संशोधन तो होना चाहिए। हम पुराने जो कानूनी प्रक्रिया है उसी पे चल रहे हैं। संशोधन की जरूरत बहुत है। और दूसरा जो है, कार्रवाई जो है, कोई भी महिला अगर बड़ी हिम्मत करके ऐसे मामलों में, जिस तरह का मामला अभी पीड़िता हमारे साथ है जो है चैनल पे, इनके जैसे मामलों में पुलिस को तुरंत सपोर्ट करना चाहिए। पुलिस क्या सोचती है कि पहले टाल मटोल करती है कि टेक्निकल होगा मामला, ऐसे होगा, मगर वो सुनती नहीं, पीड़िता का पूरा मामला सुनती नहीं है। ये एक गंभीर विषय है। इस पे जो है पुलिस सरकार को भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो है, और पुलिस को चेतावनी देनी चाहिए कि सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए कि जो भी पीड़िता है पहले उसका पूरा स्टेटमेंट सुना जाए, उसके बाद किसी उस पे आए। यहाँ क्या होता है, पीड़िता पुलिस स्टेशन गई, सुने, पता लगा सामने वाला बड़ा नाम है, तो उसको टाल मटोल करके वहां से भगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी
नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, जिसके तहत आप भारत में कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना स्टेटमेंट आप अगर रिकॉर्ड करते हैं और वो प्रसारित होता है, अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। हमारे साथ में निहाल हैं, जो पीड़िता हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि शुरुआत से लेकर के अंत तक आप जो है बताएं, क्योंकि ये आपका एक स्टेटमेंट ही है। जो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको न्याय मिले, जल्दी मिले, तत्काल मिले, और जो भी आपने बताना है वो वही बताएं जो आपने पुलिस को बताया है, जो आपके साथ घटित हुआ है, जो भी चीजें। जी सर, डेट वाइज मैं अगर ना जाऊं और आपको स्टोरी ही बताऊं तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है दोनों चीजें अगर आप एफआईआर में रखेंगे। देखना पड़ेगा फाइल में कि कौन कौन सी डेट है ऐसा। ठीक है बट ये जी। पूरा मामला जो है वो 1.5 महीने का है। मार्च से ये कहानी शुरू होती है। 17, शायद, हाँ 17। तो मुझे हाउस अरेस्ट नाम के शो में बुलाया जाता है। वाइल्ड कार्ड एंट्री थी मेरी वहां पे, और मैंने अग्री किया था कि हाँ मैं 1-2 दिन के लिए आऊंगी, और जो भी मुझे अच्छा लगा तो ज्यादा दिन के लिए रुकूंगी। तो मैं 5 दिन के लिए रुकी थी वहां पे। एजाज खान उस शो के होस्ट थे। तो उनको वैसे भी जो जो कंटेस्टेंट आते हैं उन सबकी हिस्ट्री पता होती है, किसकी कौन सी कितनी कंट्रोवर्सीज हुई है, किसने कितना प्रोजेक्ट्स किया है लाइफ में, क्या काम किया है। तो सर को मेरी हिस्ट्री के बारे में भी पता था, और ड्यूरिंग द शो मेरे टास्क और पूरा ही मेरा व्यवहार और सारी चीजें सर ने नोट की होगी, वो मुझे नहीं पता है। बट जब भी लास्ट टास्क था, लास्ट टास्क से पहले वाला टास्क जिसमें फिनाले में हमें पहुंचना था, तो वो टास्क के दौरान मुझे लगा कि मेरे साथ टाइमिंग का कुछ इश्यू हुआ है, तो मैंने अपने आप के लिए आवाज उठाई। तो वहां भी कुछ भी करके मेरी आवाज दबाई गई, और मैंने बोल दिया अगर आप लोग ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी आवाज उठा रही हूँ और ये एटीट्यूड है मेरा, तो मैंने अपने हील्स निकाल दिए और मैं बोलती कि मैं आपके सामने दंडवत करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं ये शो छोड़ के जा रही हूँ। तो मैंने वो शो छोड़ दिया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। फिर तुरंत ही वो 4:30 बजे कॉल आता है कि प्लीज आप फिनाले में आ जाना। तो मैंने बोला, क्योंकि आप शो का पार्ट थे, मैंने बोला ठीक है। तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिनाले था, मैं गई फिनाले में। फिनाले खत्म हुआ, शैंपेन या उड़ाते हैं, तो उसके बाद यस, कैन आई स्पीक, या शैंपेन और उड़ाते हो, तो उसके बाद सर वाइंड अप हुआ सारी चीजों से। सर ने मुझे फ्रंट हग किया, जो हग हम सर, जिसे थोड़ा आप क्लोजी संबोधित होता कर है। रही हैं, कौन? जी एजाज खान को आप सर संबोधित कर रही हैं? जी जी, मैं एजाज खान को संबोधित नहीं नहीं, कर रही ऐसे हूँ व्यक्ति को वो। सर बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। जी जिसने जी आपके साथ जी गलत किया है और जिसके ऊपर आप एफआईआर, उसको सर इतना सम्मान देने की उसकी जरूरत नहीं है, उसका तो पूरा नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एजाज आप बोल हाँ, सकती हैं जी। एजाज। यस, तो एजाज ने मुझे हक किया, फ्रंट हक किया, और मुझे बोला, मैंने उनको ब्लेसिंग्स दी कि महादेव आपकी रक्षा करे, आपको जो चाहिए वो मिले, आपने अच्छा होस्टिंग किया, गॉड गिव्स यू एवरीथिंग यू वांट, नीड एंड डिजायर। तो उन्होंने बोला कि आई वांट यू नेहल। तो मैंने बोला यस आई वांट यू। तो मैंने बोला ओके, ठीक है। तो उनकी टीम से किसी ने मेरा नंबर लिया, लिया, तो रात को हमारा शूट खत्म हुआ था, तो हम लोग मिडनाइट घर पहुंचे तो सो गए थे। उन्होंने मैसेज किया था बट मैंने देखा नहीं था 24 तारीख को। फिर 25 तारीख को मैंने उनका मैसेज देखा, और मॉर्निंग में 6 o'clock 6:09 को मैंने उनका मैसेज देखा। उन्होंने कॉल किया मुझे, वीडियो कॉल किया, और उन्होंने बोला कि आई एम सीरियस फॉर यू। मैंने बोला व्हाट। मैंने बोला रुको, मैंने कॉल कट, मतलब वो कॉल कट हो गया। फिर वापस 16 मिनट्स की बात हुई। उन्होंने बोला आई एम सीरियस फॉर यू, मुझे तुम्हारे धर्म के बारे में काफी नॉलेज है, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे महादेव की स्टोरी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम रो दोगी, ऐसी ऐसी स्टोरी है मेरे पास। और तुम्हें नहीं पता कि हमारे में 4 शादियां करते हैं। शुरुआत ही वहां से की कि हमारे में 4 शादियां करते हैं। तो मैंने बोला रुक जाओ, ये शादी वगैरह आप मतलब पहले सोचो कि मैं हिंदू हूँ और आप मुस्लिम हो, ऑलरेडी मैरिड हो, जो भी है, उनकी वाइफ जेल में थे, उनके किड्स है। मैंने उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा, मैंने उनको जस्ट हमारा जो कन्वर्सेशन हो रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि तुमको नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहाँ तक पहुंचा सकता हूँ, तुम इंटीमेसी डायरेक्टर भी हो, तो तुम मुझे भी डायरेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में, हम साथ में प्रोजेक्ट करेंगे, फॉरेन जाएंगे, साथ में काम करेंगे, अच्छा नाम होगा, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे काम करेंगे।
लेकिन तुम्हें मेरे धर्म में आना पड़ेगा। मैंने बोला ऐसा कैसा, अभी पहले हम शुरुआत तो करें। मैंने बोला पहले आप मुझे बताओ आप हमारे धर्म को कितना मानते हो। मैं महाकुंभ जाके आई हूँ अभी, जो टेली चक्कर में भी आया था। तो क्या आप महादेव को सचमुच में मानते हो? तो मैं महाकुंभ का पानी लाई हूँ, उसमें गंगा वाटर भी होता है, आपका जैसे जमजम वाटर होता है, तो त्रिवेणी संगम होता है, 3 पानी। आप उसको पियो, और या तो मैं आपके ऊपर डालू। तो उन्होंने बोला तुम्हें जो करना है करो। तो मैंने उनको थोड़ा दिया, उन्होंने ऐसे पिया, फिर मैंने उसके बॉडी पे, शरीर पे नहला दिया। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो महादेव के सामने खड़े हो गए, उन्होंने प्रे किया मेरे सामने। तो मुझे लगा कि ये इंसान तो सचमुच में मानता है, सिर्फ बोलते नहीं है। उन्होंने बोला मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं तुम्हारे धर्म को मानता ही हूँ ऑलरेडी, बट अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हारे साथ भी आऊंगा मंदिर। मैंने बोला ठीक है, हम सोच सकते हैं बिल्कुल इस बारे में, और शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छी। तो फिर हम सेम डे इंटीमेट हुए थे, जो कि अब मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ शायद, कि ठीक है। मतलब वो ऑलरेडी एक कोजी मैटर है, और ये मैंने कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं। शादी को जब आपसे बोला था, शादी को लेकर जी के जब आपसे बोला, तो आपने सवाल नहीं किया कि भाई शादी आप जब धर्म ही बदल लेंगे तो फिर तो आपको तलाक हाँ, देना पड़ेगा? जी। सॉरी सर, आपका आवाज गया है। मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है नेहाल? हेलो। मेरी आवाज आ हाँ रही है अभी आपको? आई, यस यस, किसी की कॉल आई हम्म, थी। जी जी, जी। आ रही है। मेरा सवाल ये था कि आपने ये नहीं पूछा कि जब आप धर्म बदल लेंगे तो आप 4 शादियां कहाँ से कर पाएंगे? हाँ, मैंने ये नहीं पूछा उनको। हम्म, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जब शादी का उन्होंने बोला और आपने फिर जो है क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? मैंने तो उसके बाद हमारा इंटीमेसी वाली चीजें हुई। मैंने बोला आई एम नॉट रेडी टुडे, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं हो जाएगा, और समथिंग लाइक दैट। तो फिर हमारा हुआ इंटरकोर्स। नेक्स्ट डे भी नहीं, सेम डे वो चले गए। तो मॉर्निंग में आए थे, वो चले गए, और नून तक चले गए। फिर वापस मैंने उनको मैसेज किया उठ के, सेम डे, हाँ, कि क्योंकि उन्होंने इतने सारे प्रोमिस किए थे, शादी की चीजें से शुरुआत करने की, मतलब बोला था कि मैं साथ निभाऊंगा तो पूरे लाइफ लॉन्ग साथ निभाऊंगा। मैं किसी की लाइफ में आता हूँ ना तो बुढ़ापे की तरह आता हूँ, जाता नहीं हूँ, ऐसा। और मैं लास्ट में, महादेव की कसम, मेरा, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम्हारे साथ हूँ, बाद में मैं मर गया तो अल्लाह जाने, ऐसा उसने। तो वो दोनों को साथ साथ में ऐसे बात करते थे। तो मैंने ये सारी चीजें सुनी थी थोड़े टाइम पहले ही, और मैं सो के उठी तो मुझे बोलते हैं, मैंने बोला हु एम आई फॉर यू, मैं क्या हूं आपके लिए? तो बोलते हैं फ्रेंड। मैंने बोला क्या? तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गई, और मैंने इग्नोर करना शुरू किया, और मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मेरे साथ क्या हो गया। तो मैंने फिर जाके बाल कटवा लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। तो फिर उनका मैसेज आता है कि क्या हो गया, शू થઈ ગયું છે तने। वीडियो कॉल किया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुमने बाल काट लिए, तुमको लगता है कि अगर तुम बाल काट लोगी तो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा? तुम पूरे बाल भी काट लोगी ना, तुम बूढ़ी भी हो जाओगी, तुम्हें कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ जिंदगी भर, तो तुम ये मत सोचो। तो उसने वापस मुझे अपने उसमें बहका लिया। तो मैं भी मान गई, प्यार में लड़कियां अंधी होती है, ऐसा। तो वो सिलसिला चलता रहा। फिर हमारा 2 दिन वो मुझे अच्छा फील करवाते थे, फिर वापस कुछ मूड स्विंग्स और बुरा फील करवाते थे। एक दिन अच्छा, दूसरे दिन बुरा। तो ऐसे हमारे इमोशंस के फ्लक्चुएशंस हो रहे थे बार बार, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा मेरे साथ कर क्या रहा है। कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, तो कब झूठ बोलते हैं कब सच बोलते हैं समझ में नहीं आएगा। वो साइलेंट हो जाएंगे अगर हमें कुछ बात पूछनी है, जवाब नहीं दे। पहले तो ऐसा बोला था कि तुम मुझे 24/7 कभी भी कॉल मैसेज कर सकती हो, वीडियो कॉल कर सकती हो, कुछ भी पूछ सकती हो। लेकिन इंटीमेट होने के बाद उन्होंने मुझे थोड़ा अवॉइड करना शुरू किया, फिर वापस आ गए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये 1.5 महीने के दौरान 4 से 5 बार हमारा इंटीमेसी वाली चीजें हुई। हम मिले, इफ्तारी पार्टी के लिए भी मिले,
फिर नॉर्मल लॉन्चिंग था जब भी हाउस अरेस्ट का, तो तभी भी मिले। ऐसे बाहर 3-4 बार ऐसे नॉर्मल भी मिले, 2 बार उसके घर पे मिले। तो ऐसे बहुत बार 1.5 महीने में हम लोग का ये पूरा सीक्वेंस चलता रहा, लव एंड ये ब्रेकअप एंड लव एंड ऐसा वाला। तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे सारे मूड्स को एक्सेप्ट करते थे, मुझसे कभी गाली से बात नहीं करते थे, बदतमीजी से बात नहीं करते थे। बट उसका रियल चेहरा कुछ और था, मुझे ऐसा भनक हो रही थी। तो मैंने लास्ट टाइम फिर उनको बुलाया, उन्होंने मेरे साथ इतनी सारी गेम्स खेली, तो वो सारे प्रूफ्स है, मैंने सबमिट किए हैं स्टेशन पे। तो उन्होंने मेरे साथ इतनी सारी 1.5 महीने से गेम खेली, एक दिन मैंने भी गेम खेल ली। मैंने बोला कि आप सच सच बताओ कि मैं आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ और क्या हूँ। तो बोलते अब हम सिर्फ सेक्स रखे। मैंने बोला, तो मैंने सोच लिया कि ओके, इसकी सच्चाई खुल रही है, मेरे सामने इसको बुलवाती हूँ कि ये चाहता क्या है और इसने मेरे साथ किया क्या है। इसको लगता है कि ये ऐसे करके, ऐसे मेरे को छोड़ के या भ्रमित करके मेरे को बहला फुसला के मेरे साथ इंटीमेट होके भाग जाएगा। तो मैं कहीं पे कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, या मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। इसने ऐसा रखा, अपना पूरा डेंजर डेंजर वाला जोन मुझे दिखाया। तो उसको लगा कि मैं डर गई होंगी। और मैंने उसको घर बुलाया, उस दिन मैंने उसको पूछा कि अब सच सच बताओ कि क्या है। तो बोलते हैं नहीं, इमोशंस तो है, पर मुझे इंटीमेसी मेरी जरूरत है। तो ये बारे में काफी चीजें बोली। ये बहुत कोजी मामला है, मैंने ये रखा है ठीक है, पुलिस आपने के जो सामने। एफआईआर की है वो किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है पुलिस ने? और जब आप पहले गए तो पुलिस ने क्या कहा जब आपने जाकर के अपना परिचय दिया होगा? जाहिर सी बात है। जी तो उसके बाद जी पुलिस जी। का क्या रिएक्शन था? पुलिस ने आपसे क्या कैसा बर्ताव किया? उन्होंने क्या बोला? जी। उन्होंने नॉर्मली ही बात की, शांति से ही। मैंने अपनी वारदात बताई, पूरी स्टोरी। तो सर ने बोला कि अगर वो ऐसा बोलेगा कि तुम उससे पैसे मांगती हो तो। मैंने बोला, वो ऐसा क्यों बोलेंगे? और आपने मतलब मेरी बात सुन के ऐसा कैसे सोच लिया? हुँ, मेरी इतनी इंटीमेट बात सुन के आपने आपने ये कैसे, मतलब मैंने सर को पूछा, और ऐसा क्या प्रूफ है जो आप ये बोल रहे हो? तो मुझे हुँ, लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं, नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो मैंने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे मेरा वीडियो, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बात यहाँ, सर ने बोला कि आप वेट करो, कहीं जाओ मत, दूसरे सर को मैं बुलाता हूँ आपके लिए। तो मैं डर गई और मैंने वो पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। तो फिर वापस मुझे बुलाया गया, और तब तक जब भी सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट कर दिया, तब तक सर का फिर फोन आया मुझे, हुँ, सुरजीत सर का। तो सर, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी वीडियो देखी, उसे नोट किया, और मेरे लिए आवाज उठाई, और आपने मुझे कॉल भी किया और मेरे साथ बात की, क्लियर किया। और इवन रंजू मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी वहां पे उपस्थित हो गए। जब मैंने वीडियो पोस्ट किया, उसके मुझे लगता है 1 घंटे 1.5 घंटे में सर और मैम आ गए थे। तो मेरे लिए ये एक ऐसा था कि मेरे साथ कोई नहीं है अभी, और मेरे साथ एक स्तंभ खड़े हैं जो पिलर्स की तरह है मेरे साथ यहाँ पे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं सेफ हूँ यहाँ पे, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपनी बात रख सकती हूँ। तो सर आए। उससे पहले भी सर को मिलवा दिया था मुझे, पुलिस वाले सर को, लेकिन सर आए तो थोड़ा वजन पड़ता है ना बातों में। तो ये हुँ। हुआ कि मेरी चीजों को ज्यादा सीरियस लिया। और मुंबई पुलिस ने तो अपना काम बहुत बखूबी निभाया। मतलब मैं क्या बोलूं, अभी रिजल्ट आएगा, सब चीजें बाहर आएगी तभी पता चलेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितनी चीजें रिवील कर सकती हूँ या नहीं। तो जी। ठीक है। रंजू झा जी आपसे सवाल है, आप अपना माइक जो है ऑन कर लीजिए। ये तो सिनेमा की एक कहानी है, ये पहली नहीं है और ना तो आखिरी है, हम सब जानते हैं। जो रील के चेहरे हैं, वो भी हमने देखे हैं और रियल के चेहरे हैं, वो भी आपके सामने बहुत सारे आए होंगे और देश के सामने भी आए हैं। जो वहाँ बैठे हैं, जो देश के सामने अपनी नायक वाली छवि बना करके बैठे हैं, तमाम लोग, ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, इन पर पुलिस झुकाने का प्रयास क्यों करती है? पहली बात तो ये बहुत कम मामले आ पाते हैं, लोगों में बहुत कम हिम्मत हो पाती है कि बाहर आकर के ऐसे लोगों के खिलाफ जो है बोलने के लिए जो है आते हैं।
और फिर पुलिस उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय, जांच करने की बजाय उल्टे सीधे सवाल जज बन जाते हैं और वहीं पर फैसला सुनाने लगते हैं कि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कहानियां खुद पुलिस रच सकती है अपने पास से, वो अपने आप को इस तरह से एक इनडायरेक्टली धमकाने का भी प्रयास करते हैं। एक तरह से कहूं कि एक डराने का प्रयास कि पैसे आप नहीं मांग रहे थे, मैं फोन करके मांगने वाला हूं और ये कहानी जो है मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ऐसा मैं कुछ बोल सकता हूँ, या मैं उनको सुझावित कर सकता हूँ कि भाई हमने दबाव में आकर के केस तो लिख लिया है, लेकिन अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, पुलिस का चेहरा भी जानते हैं और पुलिस क्या कर सकती है हम सब जानते हैं। दबाव में आकर के एक तरफ जहां वो पीड़ित के साथ तो हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फिर वो दूसरी तरफ भी जो उसका हो जाता है अगर पैसा मिले तो। जी रंजू सर। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आपकी अच्छी से आवाज आ रही है, बट बीच में बहुत सारे क्रैकल्स है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। सॉरी मेरा कैम ऑफ हो गया था। मेरी आवाज आ रही है वहां तक? जी आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आवाज आ जी। रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी सर कि आपने जो कहा कि हमारे जी आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रंजू झा पहली बार आप लोगों के बीच में आई हूँ और ये बताऊंगी कि जैसा सर आपने बताया था कि एक एफआईआर कराने के लिए पहले कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, परंतु ये सरकार ने नोटिस जारी किया है और पुलिस को और सभी प्रशासन को ये बोला हुआ है कि पहला काम है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास पहुंच रहा है, कोई पीड़िता आपके पास पहुंच रही है, तो उसका एफआईआर लॉन्च किया जाए। बाद में देखा जाएगा कि उसका हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं और कोर्ट में सही गलत का अंदाजा लगाया जाएगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हमारे भाजपा के न्यायकाल में जो संविधान में इस समय चेंजेस हुए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, साथ ही साथ रेप केस को लेकर बहुत ही अति जघन्य अलग सा एक किया हुआ है व्यवस्था। आपने देखा होगा कि पहले पीड़िता को कितना दर दर भटकना पड़ता था, परंतु आपके सामने है कि उसको कहीं भी नहीं जाना पड़ा। वो पुलिस स्टेशन गई, पुलिस वालों ने उसके साथ बहुत अच्छे से सलूक किया, उसको बिठाया, उसको खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया। और मैंने भी उनको कॉल किया था कि एफआईआर लेने, और मैं खुद भी वहां कर गई। वहां पर जो सोनावने सर थे बोले मैडम हम इनका नहीं बरसेंगे, परंतु उनकी भी एक ड्यूटी होती है क्रॉस क्वेश्चंस करने की कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका का गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है महिलाएं। मैं एक महिला होकर भी ये बात कहती हूँ। तो उनकी भी एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है कि वो अपने तरफ से क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, एक ही बात को 4 बार पूछते हैं कि उनको भी कल होके सवाल पूछा जाएगा जब कोर्ट के कटघरे में पीड़िता और वो एजाज खान खड़ा होगा, तो आपने ये चीजें लिखी हैं, तो आपने किस बेसिस पे ये सब बयान लिया है और रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के प्रशासन में और भाजपा के कार्यकाल में कहीं भी महिलाओं को न्याय दिलाने में और एफआईआर लॉन्च कराने में या कानूनी कार्यवाही करने में अब ज्यादा देरी लगती है या कहीं खुला हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई भी महिला के ऊपर में अगर कोई अत्याचार हुआ है, किसी के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, तो हम उसको आगे नहीं लाएंगे और जो करने वाला है उसको सजा नहीं दिलाएंगे। मुझे ये बात एक अच्छी लगी कि इस महिला ने बोल्डली झूठ नहीं कहा है, इसने सच कहा है कि मैं उसके पास गई, मैं काम के लिए गई, और एक एक चीजें जो एक बार इसने कही है वो ट्रू है। ऐसा नहीं कहा है कि मैं फंस गई, मुझे फंसा दिया, मुझे बहला लिया, मुझे फुसला लिया, इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं है। सीधे मैं काम के लिए गई थी और मैंने काम के चक्कर में मुझे उसने जो जो कहा है वो इस तरह से हुआ है। नहीं तो अन्यथा क्या होता है कि लोग सीधा सीधा ब्लेम मारते हैं कि मुझे उसने फंसाया, मुझे उसने बहलाया। ऐसा नहीं है, इसने सच का साथ दिया और सच सच कहकर सारी चीजें की है। तो हम लोग पहले तो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि कोई भी काम करना गलत नहीं है। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी काम करना गलत नहीं है, अपने शौक के हिसाब से, अपने करियर के माध्यम से। परंतु गलत वो व्यक्ति है
जो हर महिला को इस्तेमाल की चीज समझता है और हर महिला को आगे बढ़ाने के लिए वो गलत इस्तेमाल करता है। तो एजाज खान को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसको न्यायपालिका की दृष्टिकोण से हम लोग जो कड़ी से कड़ी सजा होगी वो दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे सर। क्या आप इसे मानते हैं कि धर्म का सहारा लेना एक लफ्जियात है? जी। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मानते हैं कि धर्म का सहारा लेकर के किसी को बहलाना, फुसलाना तो एक तरह से लफ्जियात है, इसके लिए भी एक सख्त कानून आना चाहिए? जी। बिल्कुल, बिल्कुल आया हुआ है सर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम इस पर बहुत अच्छे से कार्यवाही कर रहे हैं। जगह-जगह हमने अपने लोगों को लगाया है, हमारी सनातन सेना या हमारी महिला मोर्चा की जितनी भी पदाधिकारी हैं, इसमें एडवोकेट सेल बना हुआ है, जो लव जिहाद के मुद्दे पे बेसिकली काम करती है। जो लड़कियां घर वापसी करना चाहती हैं, हम उनको ब्रेन वॉश करके, उनको समझा-बुझा के, उनके परिवार को समझा-बुझा कर घर लाते हैं, क्योंकि हमारी बच्चियों के साथ में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए सर। जी। सुरजीत सिंह साहब, जी, जब बात ये की जाती है कि महिलाओं को कैसे जो है न्याय दिया जाए, किस तरह से इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन अभी भी बलात्कारियों के मन में जो है वो डर नहीं बैठ पा रहा है। इंडस्ट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बॉलीवुड ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, अच्छा साहित्य दिया है, अच्छा सिनेमा दिया है, हम सब मानते हैं कि लोगों को बहुत बढ़ाया भी है। लेकिन क्या वजह है कि सिनेमा में अभी भी इतनी गंदगी है और हर रोज़ बढ़ती जा रही है? उसके खिलाफ कहीं कोई जो है वो मुहिम नहीं चलाई जाती है? और ऐसे तमाम जो लोग हैं, वो तो जो शुरुआती दौर में पहुँचते हैं और कहते हैं कि अब हमें बॉलीवुड में जो है बहुत कुछ करना है और उनके साथ बहुत कुछ हो जाता है। हालाँकि वो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, जो करने गए होते हैं और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है। क्या अब नारगेटिव टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट जैसी चीज़ें अब आम नहीं कर देनी चाहिए? क्या थाने स्तर पर भी नहीं कर देनी चाहिए, जिला स्तर पर नहीं कर देनी चाहिए और ख़ास करके गंभीर आरोप लगे हों इनमें तो? कम से कम बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए, पीड़िता का भी और साथ में आरोपी का भी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके क्योंकि अब बरसों तो लग जाएँगे लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए, उसके बाद में बरसों लग जाएँगे नारगेटिव टेस्ट के लिए कि भई इसका परमिशन मिलेगा, फिर उसके बाद में ये किया जाएगा और ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जो सरकारी जाँच है उसे भी आजकल प्रभावित कर लिया जाता है, तो क्यों ना एक लॉ के अंदर एक क्लॉज़ और जो है मेंशन किया जाए और उसमें कहा जाए कि भई अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट भी अगर माँग करता है, तो उसके लिए भी अवेलेबल हो भारत के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका, जापान, फ्रांस इनकी हम बात करते हैं, तो वहाँ पर तो सरकार के साथ-साथ में जो निजी एजेंसियाँ हैं, वो भी उन पर कार्य करती हैं। जैसे वहाँ जासूसी संस्थाएँ हैं या फिर हम अन्य तरह की तकनीकें देखें, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्यों नहीं आती हैं? क्या पार्टियाँ खुद का बचाव करने के लिए चीज़ें नहीं लाती क्योंकि सत्ता में हैं, तो इनको लाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अन्य देशों की तर्ज पर हम देश को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं, लेकिन उनको मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। जी। जी देखिए मैं शुरुआत बॉलीवुड से करता हूँ, जहाँ का ये मामला है। तो ये क्या होता है ना कि इंडस्ट्री के बारे में सबको पता है, अच्छे-बुरे हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। अभी होता क्या है ना कि हमेशा जो महिलाओं के साथ जो बच्चियाँ आती हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए, उनके साथ जब इस तरह की वारदात होती है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो जिसने किया हुआ है, उसको बचाने के लिए ना बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, जी। इंडस्ट्री के ही। वो उस पीड़िता को ये समझाने लगते हैं कि तुम ऐसा करोगी, तुम्हें इंडस्ट्री में काम नहीं देंगे, तुम्हें इंडस्ट्री में कोई नहीं खड़ा करेगा, ऐसा मतलब उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो ये सोच लेती हैं कि ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, या तो इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के जाएँ यहाँ पे और इधर काम करना है तो रोज़ फेस करना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ में। अभी जैसे आज नेहाल के साथ हुआ है, इसमें जो है अभी जो जब हमारे पास ये मामला आया हुआ था, जब हमने देखा पूरा, तो बाद में हमारी बातें हुई इनसे जो है, तो इन्होंने बताया हमें कि जो उल्लू प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे ये मामला जहाँ ये लोग मिले, इन्होंने वहाँ के संचालक, वहाँ की टीम जो है, सबसे मदद माँगी। मगर लोगों ने उनको सिर्फ़ डराया, मदद के नाम पे डराया कि आप एजाज को जानते नहीं हो, एजाज ऐसा आदमी है, एजाज जेल जाता है, एजाज के कनेक्शन दुबई में हैं, और भी कई कंट्रियों में है उसके कनेक्शन। वो इस्लामिक लेवल का व्यक्ति है, उसके लिए कई इस्लामिक कंट्रियाँ खड़ी हो जाएँगी जो है। मतलब उसको इस तरह डरा दिया गया कि वो अभी यस। भी डराया जा रहा है उसको। अभी भी उसको ऑफ़र भी किए जा रहे हैं। मुझे आज सुबह ही उसका 7 बजे ही कॉल आया कि उसको
अतरंगी चैनल से फोन आ रहे हैं, उसको डराया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि टेंशन किस बात की है? आरोपी सिर्फ एजाज खान है ना कि उल्लू जो प्लेटफॉर्म है उसके संचालक हैं या उसमें काम करने वाले लोग। क्या उनका भी इस मामले में हाथ है क्या? क्यों उसको डराया जा रहा है? अगर हमारे यहाँ कोई स्टाफ काम करता है, हमें तो उसकी मदद करनी चाहिए ना, कि आपके साथ गलत हुआ है। तो यहाँ पे जो है, जो ये उल्लू ऐप है, जो उसके संचालक हैं, जो वहाँ के लोग हैं, इस जो है पीड़िता को क्यों डरा रहे हैं? और सुरजीत क्यों जी, बार डर बार की उसको? भावना ये भी हो सकती है, एक भावना ये भी जी हो सकती है कि अगर आज एजाज का मैटर खुला है तो कल को हमारा भी खुलेगा। इसको लेकर के डराना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज अगर एक निहाल निकल के आई है, कल को और 20 निहाल खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या होगा? मान लीजिए केवल एक तो एजाज खान नहीं है, वहाँ एजाज खान के रूप में बहुत सारे ऐसे भेड़िए घूम रहे हैं जो धर्म को लेकर के इस तरह की अगर बयानबाजी और चीजें जो है उनसे बच रहे हैं। आज देखिए, आज वो मीडिया में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये भी देखा जाना चाहिए। मैंने कहा कि जांच का दायरा बढ़ाना बहुत जरूरी है, उसको ठीक हम्म पहले की तरह अब नहीं करना चाहिए। देखिए, माइंड रीडर जो हम देश में मानते हैं कि वो मनोवैज्ञानिक होते हैं और वो बाकायदा पढ़ सकते हैं दिमाग को, अगर हम इनको भी थाने लेवल पे ले आए, जो छोटे-मोटे अपराध हैं उनमें उनकी सहायता मिल सकती है, अपराधी का दिमाग पढ़ सकते हैं। दूसरा, हम लाई डिटेक्टर टेस्ट है, नेगेटिव टेस्ट है, इन टेस्ट को तो तत्काल तुरंत सबसे पहला टेस्ट ही होना चाहिए, उसके बाद में पूछताछ। पूछताछ की आवश्यकता ही नहीं है इनमें। इनमें तो सीधा ये होना चाहिए, इतनी छूट दे देनी चाहिए कि भई पहले आप इसको करिए और इसको ऑन कैमरा करिए, ताकि लोग जो है सुन पाएँ, समझ पाएँ, देख पाएँ, और दोनों का टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि एक का हो गया और जी दूसरे का नहीं होगा। तो दोनों का टेस्ट होना चाहिए और वहाँ पर पक्ष-विपक्ष के वकील मौजूद होने चाहिए और बाकायदा जाँच जो है निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। इसकी भी सुनिश्चितता कहीं न कहीं जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। तो कैसे आप देखते हैं कि जाँच जो है वो तकनीक का सहारा हमें लेना पड़ेगा, जाँच का दायरा हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसमें हमें कुछ न कुछ कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि जो 1-2 लोग अभी हिम्मत जुटा पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आएँगे और तत्काल निवारण उनका होगा। दूसरा, जो झूठ ब्लेम लगाते हैं, जैसा कि रंजू झा ने कहा था कि ये केस आते हैं, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, मध्य प्रदेश में इतनी घटनाएँ होती हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे केसेस आए जो दुखद भी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी किसी पीड़िता के साथ में ऐसी घटना होती है, तो उसे पैसे से नहीं तौला जाए। आप केस लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आप पैसे दे रहे हैं। राज्य सरकारों को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? कि देखिए, यहाँ पर जो दोषी है, जो आरोपी है, अगर उस पर दोष साबित होता है, तो उसके नाम की जो संपत्ति है, उसकी जो ज़मीन है, उसको जो है वो पीड़िता को दिया जाना चाहिए। पहला तो ये कानून में होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि वो जो उससे जेल के अंदर वो जो कठोर श्रम करेगा, उससे जो भी अर्निंग होगी वो पीड़िता को जीवन पर्यंत दी जानी चाहिए। ताकि ऐसे इस तरह से बलात्कार पर रोक भी लगेगी और बलात्कारी के मन में एक डर भी होगा कि हमारी संपत्ति तो जाएगी ही जाएगी, साथ में मुझे पूरे जीवन कठोर परिश्रम करना होगा जेल में और जो पैसा होगा वो जो है पीड़िता को जाएगा पूरे जीवन भर। हमारे साथ में विजय शर्मा जी हैं। विजय शर्मा जी, जी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी आ रही है। कैसे रियल लाइफ वालों को रियल लाइफ से जो है अवगत कराया जाए, ताकि उनके मन में भी एक डर और दहशत जो है हो सके, क्योंकि वो दुनिया को तो आईना दिखाते हैं, लेकिन कहते हैं दिए तले अंधेरा। तो वो खुद आईने के पीछे हैं, आईना अपने आप को कभी नहीं देख पाता है, जो दुनिया को आईना दिखाता है। जी। जी, सबसे पहले तो क्या है ना कि एक कैंपेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों के बीच में, खास तौर से महिलाओं के बीच में एक जागरूकता होनी चाहिए कि हम किसी के बहकावे, फुसलावे या किसी प्रकार के प्रलोभन में जो आ जाते हैं, इससे बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्री जो है ग्लैमर की इंडस्ट्री है। हुँ। अपनी जो ये इंडस्ट्री है, ये प्योर ग्लैमर की इंडस्ट्री है। और होता क्या है कि छोटे शहरों से या मुंबई के बाहर के शहरों से जो लोग आते हैं, उनको जो पहले से यहाँ पर हैं, जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, वो बरगला देते हैं, जिसके कारण से ये सारे अपराध होते हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, इंडस्ट्री से जो कोई भी अपराध होगा, उसमें 100% एटलीस्ट पीछे कहीं न कहीं जाकर के ऐसा ही रहा होगा कि जो भी पीड़ित है, वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ित इसी वजह से होता है क्योंकि वो कहीं न कहीं चार्मिंग में आकर के बहक जाता है और उसी का फ़ायदा ये सब लोग उठाते हैं। तो अब है क्या कि इसके लिए एक ऐसी कैंपेनिंग चलानी चाहिए कि जो ये
दूषित मानसिकता वाले लोग हैं, इनको चिन्हित करके और समाज में इनको मतलब प्रचारित करना चाहिए कि इस तरह के देखिए दोषी लोग हैं, मतलब इस तरह की मानसिकता के लोग हैं ये लोग, जो कि इनके संपर्क में जो भी आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ हानि ही होगी, किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है। और जब इस तरह की जागरूकता, इस तरह कैंपेनिंग चला दिए जाएंगे तो क्या होगा कि नहीं कुछ तो 25% तो इतना है ही कि जो लोग आज देखिए, आज स्थिति ये है कि सोशल मीडिया इतना हावी है कि आप कोई भी चीज आज की डेट में सुबह आप डालिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालिए और शाम तक लगभग वो पूरी तरीके से प्रसारित हो जाती है। जहां एक समय ऐसा था कि जिन जगहों पे किसी भी समाचार को या किसी भी सूचना को पहुंचने में महीनों समय लग जाता था, वहां आधे एक घंटे में ही सारी चीजें पहुंच जाती हैं, प्रसारित हो जाती हैं। तो यदि इस तरह की कैंपेनिंग चला करके इस तरह के मतलब दूषित मानसिकता वाले व्यक्तियों को चिन्हित करके उनको प्रसारित कर दिया जाएगा कि ये इस तरीके से, इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ समाज को जरूर मिलेगा। जो नए लोग, नए न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी ये इस तरीके का व्यक्ति, उसके संपर्क में नहीं जाना है। ठीक, अब जैसे अभी जो मुद्दा आया है एजाज खान वाला, मानते हैं कि आप एक चीज ये समझिए कि इनके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे केसेस लगे हुए हैं, फिर भी इसके बाद इनको इंडस्ट्री में काम मिलता है और ये काम करते हैं, ऊट पटांग के काम करते हैं। उल्लू जैसी जो संस्थाएं हैं जो मतलब समाज के लिए एकदम धब्बा हैं, एक तरीके से समझिए ये मतलब इस तरीके का मतलब चैनल प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ वयस्कों को छोड़िए, जो अपने नवयुवक हैं इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब गलत आचरणों के लिए प्रेरित करता है। हर चीज का एक समय है, सुनिश्चित समय है, और एक सुनिश्चित समय में देखिए क्या है ना कि आज की डेट में क्या है ना कि जो दिखा रहे हैं, जो कंटेंट दिखा रहे हैं, वो कहीं से भी किसी तरीके से पारिवारिक और सामाजिक नहीं है। ठीक है, और आप गौर करिएगा कि उल्लू हो, अतरंगी हो या कोई भी इस तरीके का प्लेटफॉर्म हो, उसमें मैं देखता हूं कि जो भी मतलब अपने यहाँ के अच्छे आर्टिस्ट, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। रंजू झा जी, जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप अपना माइक और कैमरा अपना ऑन रखें। जी जी, कैमरा भी अपना जो है आप ऑन कर लीजिए। जब भी कोई आम आदमी जिसके जो शायद गलत आरोप जिसके ऊपर लग जाते हैं, 2 दिन के लिए जेल चला जाता है, तो उसे कोई नौकरी नहीं देता है। उसकी अपनी तो छूट ही जाती है और समाज में उसको अलग हेय दृष्टि से देखा जाता है कि भाई आपको पुलिस ले गई और आप जेल काट के आए हैं, और इस तरह से जो है उसके बारे में तमाम अफवाहें फैलती हैं। छोटे-छोटे अपराधों में लोग शायद आरोपी केवल बनते हैं और वहाँ दोष मुक्त पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको समाज किस दृष्टि से देखता है, कैसे देखता है, किस नज़र से देखता है, उनको नौकरी मिलना तक, अपने शहर में काम करना तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिनके ऊपर इतने बड़े-बड़े केसेस हों, जो जेल काट के आया हो ड्रग्स को लेकर के, और भी तमाम जो एलिगेशन लगे हैं और उन पर भी जो है एफआईआर हैं, तो कैसे देखते हैं कि इनको काम कौन लोग देते हैं? वास्तव में अपराध को बढ़ावा देने जैसा काम नहीं चल रहा है क्या इंडस्ट्री में? और इसके खिलाफ जो है राज ठाकरे जी का कभी गुस्सा नहीं फूटता है, क्योंकि नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका गुस्सा जो है वो केवल हिंदी भाषियों पर फूट जाता है। लेकिन वो गुस्सा कभी इन पर नहीं आता है। इतना प्यार है कि अगर पैसा अगर है किसी के पास, तो फिर वो हिंदी भी चलेगी, उड़िया भी चल जाएगी, और आप उर्दू भी चल जाएगी, अरबी भी चल जाएगी, आप कहीं के भी हों, चाइनीज़ भी चल जाएगी शायद। तो पैसा है तो दोस्ताना ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ कभी भी इनको ठोको, मारो, भगाओ, ये कभी आंदोलन कभी किया नहीं इन्होंने। हालाँकि मेरे तो सामने नहीं आया है, लेकिन क्या इसको लेकर के इनको महिला सुरक्षा की बात नहीं करनी चाहिए? जब आप सोचिए कि जब बाला साहेब ठाकरे थे और जब कोई दुर्घटना कोई हो जाती थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो मुंबई से ऐलान कर देते थे कि जी जहाज नहीं जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पत्थरबाजी बंद हो जाया करती थी। जी। सर, आपको मैं बताऊं, थोड़े दिन पहले जो पवई में एक घटना हुई थी, एक वॉचमैन के साथ में, मराठी ना बोलने पर उसको पीटा गया था, और डीमार्ट में एक व्यक्ति को पीटा गया था क्योंकि वो उत्तर भारतीय था और मराठी नहीं बोल पाता था। अकेले महिला रंजू झा ने अपने फेसबुक पे माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से राज ठाकरे जी से कहा था कि राज ठाकरे जी, आपके पास रह रहे कि अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो आप गरीबों का शोषण करते हैं और गरीबों पे ही अत्याचार करने के लिए आते हैं।
जहां पूरा भारत हिंदुत्व को लेकर एक हो रहा है, वहां आप जातिवाद और प्रांतवाद फैलाने में लगे पड़े हुए हो। बहुत पहले आप चले थे भोंगा उतरवाने के लिए मस्जिदों पे से, एक भी भोंगा उतार नहीं पाए वो। आज भी मस्जिदों पे भोंगा बज रहा है और उनके नमाज की आवाज हमारे घरों तक पहुंच रही है। तो ये राज ठाकरे जी का मुद्दा यदि हम लोग ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि वो रहते हैं ना बीच-बीच में 6 महीने में नहीं, कुंभकर्ण कभी जागता है और थोड़ा-सा उसके बाद बोलना उसको ज़रूरी भूख हो लग जाता है ना जाती कि है। जिस व्यक्ति को थोड़ा बोलना ज़रूरी होता है, जिस व्यक्ति को हिंदी से इतनी घृणा है कि अंग्रेजी में अपनी जो है प्रोफ़ाइल बना डाली। भैया कम से कम नाम तो हिंदी में लिख लेते, नाम तो अपना जो है वहाँ मराठी में लिख लेते कम से कम। उत्तर जी। भारतीय थे सर, उनके पूर्वज हुँ, उत्तर भारतीय थे। हुँ, वो भूल जाते हैं इस बात को। और हुँ, हमारे जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी थे, उनके कार्यकाल में और उनके रहते महिलाओं की क्या सुरक्षा थी महाराष्ट्र में, वो हम महिलाएं बेहतर जानती हैं, क्योंकि 2-2 बजे रात तक महिलाएं एकदम स्वतंत्र होकर घूमती थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का गढ़ है ये मुंबई। कोई किसी को हाथ जी, नहीं लगा सकता है, महिलाओं की बहुत इतनी अच्छी सुरक्षा होती थी। आज के डेट में राज ठाकरे के ऊपर में यदि हम बैठे बात करने के लिए, तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे मुद्दे हैं। पता चला कल राज जी, ठाकरे जी को ही आपको यहाँ पर स्टूडियो में बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जी, पर्सनली उनके ऊपर हमेशा कटाक्ष करती रहती हूँ कि यदि हिम्मत है तो आओ। और मैं जब भी कुछ पोस्ट डालती हूँ, तो मैं उस पोस्ट में ज़रूर लिखती हूँ कि एक बिहारी, आज देवेन भारती को हमारे यहाँ का आईपीएस ऑफिसर अपॉइंट किया गया, क्योंकि वो भी एक बिहारी है। आओ राज जी, ठाकरे ज़रा मार के दिखाओ, भगा के दिखाओ। आज हमारे जितने भी अच्छे लॉयर्स हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सब उत्तर हुँ, भारतीय हैं। आओ ज़रा उनके जी, ऊपर में हाथ उठाकर दिखाओ। हमारे जितने जी। भी बड़े-बड़े आला कमान अफ़सर्स हैं, लगभग उत्तर हमारा भारतीय जो आईएएस, महिला आयोग आईपीएस है, हमारे जो देश में महिला हैं। आयोग है, जी, जैसा हमने कानून को लेकर के कहा था, हम मुद्दे पर ही जी, रहें क्योंकि निहाल भी जुड़ी हैं, विजय शर्मा जी, 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 आप जी, अपना बिल्कुल। कैमरा जो है ऑन कर लीजिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ने वाले थे, जय सिंह जी शायद वो तकनीकी समस्या के कारण जुड़ नहीं पाए। ये मुद्दा एटीवी न्यूज़ चैनल की तरफ से हर रोज़ चलाया जाएगा और हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उसे भी देश के सामने दिखाया जाए। देखिए, जो एफआईआर हुई, उसको लेकर के तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने चला दिया है। एक लाइन चला दी कि अब मुश्किलें बढ़ेंगी। मतलब एक तरह से सीधा-सीधा भई आप कहना क्या चाहते हो मुश्किलें बढ़ेंगी? मतलब जिसने रेप किया है, आप उसको सुझाव दे रहे हो कि डरा रहे हो? क्या कर क्या रहे हो आप? मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान को तो आप इतना डरा रहे हो कि जो परमाणु बम नहीं चलने वाला है, वो आप अपने स्टूडियो से छोड़ रहे हो। और आपने सीधे-सीधे वो परमाणु बम चलाए हुए हैं कि ये गया, ये देखिए पाकिस्तान नक्शे से मिटा दिया हमने, यहाँ से ये खत्म और आप इस तरह से बता रहे हो कि जो आर्मी के अंदर जो सरकार कर रही है, वो इन पत्रकारों से ये जो ऊपर जो स्टूडियो में बैठ कर के जो ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उनके आगे सरकारों का डिज़ाइन छोटा पड़ गया है। उन्होंने कहा कि देखिए साहब बलूच को अलग कर दीजिए, ये तो बहुत बाएँ हाथ का खेल है। ये तो मतलब अगर इन पत्रकारों को सौंप दिया जाए, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के अब तक 10-12 दिनों में 12-13 टुकड़े तो कर डालते हैं। करते तो 12-13 हज़ार नहीं तो 12-13 टुकड़े तो कर डालते। जिस विषय को इन्होंने बहुत तेज़ी से उठाना चाहिए था, जो विषय बहुत तेज़ी से आगे आना चाहिए था, इंडस्ट्री में सफाई करने को इनको अवसर मिल रहा था। लेकिन ये जो इनको पैसा पहुँचता है, इनके ऊपर जो आरोप गोदी मीडिया के लगते हैं, क्या ये इन पर आप क्या कहेंगी कि आप वाक़ई में जो ऊपर मीडिया बैठा है, वो केवल अब राजनेता अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इन 2 के अलावा जो है वो इन मुद्दों पर महिला सशक्तिकरण पर बात ही नहीं कर रहा है। जहाँ सरकार चाहती है कि मीडिया को खुलेआम जो है निष्पक्ष होकर के आगे आना चाहिए। क्योंकि सरकार ने तो कोई नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया कि किसी को रोका नहीं है, कि भई आप मत करिए ये कवरेज। जी। जी, रंजू झा जी। क्योंकि बड़े मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को जो जी, बुलाना चाहिए था, जहाँ पर पीड़िता को बड़े मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने जहाँ पर आमंत्रित करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, सम्मान के साथ में और न्याय और इंसाफ के साथ खड़े होना चाहिए था। क्योंकि जिसकी बातचीत हो रही है, जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं, जिसके ऊपर आरोप है, एफआईआर हुई है, वो छोटा-मोटा क्रिमिनल नहीं है। मैं तो ये कहूँगा। लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा अपराधी है। अभी मौका मिला था, एक गंदगी सफाई हुई, एक साफ हुई और दूसरा जो है वो खुद इतना गंदा है, उसका चेहरा भी कम से कम देश देख ले कि भाई ये नशा न नहीं करता है, केवल इस्लाम के खिलाफ ही नहीं है, ये राष्ट्र के खिलाफ भी एक तरह से है, महिलाओं के खिलाफ भी है। इसको देखिए धर्म के खिलाफ भी है खुद देशद्रोह और है सर, अल्लाह ये के बंदी नामक ट्रस्ट पूरी चलाता तरह है। से जी, देशद्रोह है और लव बिल्कुल, ये देशद्रोह है, लव जिहाद का पूरा मुद्दा है और एक तरह से देखा जाए तो ये गलत रैकेट चला रहा है यहाँ से लेके दुबई तक में और खासकर हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जाता है और इसी बिना पे हमने केस दर्ज करवाई है और मेरे ख्याल से आज कुछ 2-3 मीडिया ने इसका कवरेज लिया है कि उसके घर पर भेजा गया था उसको अरेस्ट करने के लिए, वो अपने घर पे चारकोप में नहीं पाया गया है। मैंने कुछ चैनल्स पे ये न्यूज़ देखा है चलाते हुए और जहाँ तक रही
रही बड़ी मीडिया की बात, तो जब सलमान खान का मुद्दा आया था, तो आज सलमान खान बुलेट प्रूफ और घर की खिड़कियों और दरवाजों को भी उन्होंने बुलेट प्रूफ बना रखा है, अंदर से ही अब दर्शन देने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई इन लोगों के बीच में होती है ना इंडस्ट्री में, जो पहले सलमान खान डॉन थे या डॉन है, हिंदू लड़कियों को काम नहीं करने देते थे, उनको उनके ऊपर भी काफी सारे ऐसे आरोप लग चुके हैं, पता नहीं कैसे ये लोग बच जाते हैं। मेरा तो एक ही मुख्य मुद्दा रहता है कि केवल और केवल मुसलमान लोग ही क्यों, जब तुम्हारे पास 4 शादी अलाउड है, तुम 4-4 बीवियां रख सकते हो, तो कल की एक घटना पीलीभीत की देखिए, 64 साल का व्यक्ति एक 2 नाबालिग लड़की जो दुकान में सामान लेने जाती है उसके साथ में बलात्कार करता है, उस बच्चियों को नहीं छोड़ता है। कोई भी पेपर उठाइए आप, कोई भी चैनल चलाइए आप, कहीं भी ये मुसलमान जो 50, 55, 64, 75 वाले वो बालिकाओं का शोषण करते हैं, वो हिंदू लड़कियों को ढूंढ ढूंढ के उनको टारगेट करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है ये धर्म है क्यों, ये ऐसे ऐसे विधर्मियों का किया क्या जाए। मैं तो खुद बहुत ही परेशान रहती हूँ कि किस किस से हम बचाया जाए हमारी हिंदू लड़कियों को, और किस तरह से अब केरला स्टोरी जैसी ब्रेन वॉश वाली मूवी, जो मूवी आज के डेट में महिलाओं के ऊपर में, बच्चियों के ऊपर में इम्पैक्ट रखती है, उनकी एक स्टोरीज इम्पैक्ट रखती है। हम जगह जगह पर हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी ऐसे जैसे कैंप्स चलाते हैं, गलियों में जाके, मोहल्लों में जाके, मंदिरों पर जाके आत्मरक्षा करो, अपने आप माता पिता की सुनो, फिर भी इस तरह से अगर कोई घटना हो जाती है तो बड़ी जी, अब क्लोजिंग कमेंट के साथ में शर्म। बढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जब शो बंद होने को लेकर के हम लोग डिबेट कर रहे थे, तो उस दिन विनोद तिवारी जी जुड़े थे, द कन्वर्जन के जो निर्माता हैं, और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि हाँ देखिए, कश्मीर फाइल्स बनी, उसको बहुत ज्यादा उठा दिया गया, हालांकि उसका विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन द कन्वर्जन का तो सीधा सीधा विरोध हुआ, जिसको उठाना चाहिए था, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आज नहीं तो कल लोग समझेंगे कि जो द कन्वर्जन बनाई गई उसको देखना ही चाहिए, आज नहीं तो कल वो देखी भी जाएगी। सुरजीत सिंह साहब, क्लोजिंग कमेंट के जी। साथ में मैं ये चाहता हूं कि आपकी अगली रणनीति क्या होगी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, और इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे जो पहले से आरोप हैं, वो अभी तक अदालतें इतनी निष्क्रिय क्यों हैं कि आगे कदम नहीं उठा पाती हैं, वो भी महाराष्ट्र के अंदर ऐसे सातिर अपराधी जिनके ऊपर ड्रग्स जैसी चीजें जो है लगी हों और इनको काम मिल रहा है लगातार। जी। देखिए क्या है ना कि अभी तो जैसे निहाल जी के ऊपर जो इन्होंने जो किया है, जो केसेज हैं जो इन्होंने लगाए हैं उसके ऊपर, उसमें तो कार्रवाई होनी है, और उसमें हम कार्रवाई करवा के ही रहेंगे पुलिस से। उसको ना वो ठंडे बस्ते में जाने नहीं देंगे। दूसरी बात, अभी जो मेन मुद्दा है जो इंडस्ट्री को लेके चल रहा है, ये मामला सिर्फ एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अभी जानकारी में कुछ मामले ऐसे हैं कि यहाँ से जो है एक टीम लेके गए थे, ये लोग भी गए थे, एजाज भी गया था, वो उल्लू की पूरी टीम दुबई में शूट करके आए। ये बोलते हैं हम दुबई में इसको प्रसारित करते हैं। तो अब सर, अभी अगर ये मामले उल्लू को लेकर, महिला आयोग बहुत सख्त हो गया है। महिला आयोग, आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था, महाराष्ट्र प्रदेश जो महिला आयोग अध्यक्ष है यहाँ की, उन्होंने बहुत साफ तौर पे कर दिया है कि उन्होंने बहुत साफ तौर पे, उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट 7-8 मिनट का देखा है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि उल्लू जैसे जो भी प्लेटफॉर्म है, इनके सारे कंटेंट को चेक किया जाएगा, और सारे कंटेंट को जो है मतलब सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया, वहां सारे हटाए जाएंगे और इन पे कार्रवाई भी होगी। महिला आयोग को ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, चलिए अब भी उठाया ना, बहुत सराहनीय है। दूसरा बात, महिला आयोग को थोड़ा सा इंडस्ट्री में ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी पीड़ित जो है यहाँ बच्चियां हैं जिनके साथ बहुत गलत है, वो खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि हर जगह हम जैसे लोग नहीं, हमारे जैसे संगठन हर व्यक्ति की आवाज नहीं बन पाता, क्योंकि उनकी आवाज हम तक पहुंचती नहीं है। तो महिला आयोग को एक ऐसा विंग बनाना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में कि वो विंग जो है, जो ये बच्चियां, जो पीड़ित बच्चियां जिनको साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर गलत कर देते हैं, वो बच्चियां जो है वो विंग में अपनी शिकायत कर सके, और महिला आयोग अपने संरक्षण में जो सेल को रखे, वहां से वो बातें महिला आयोग तक जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई हो, पुलिस को तुरंत संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, विजय शर्मा जी, एक व्यक्ति जो जांच में सहयोग ही नहीं कर रहा है, जो एजाज है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, भागा भागा घूम रहा है, तो मतलब वो इस की पुष्टि कर रहा है कि ये मेरे द्वारा ही किया गया है, एक तरह से ये अगर सीधा सीधा हम कहें। दूसरा जो बार बार जी 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 मैं कुछ कहना चाहूंगी महिला आयोग को लेकर। महिला शिकायत समिति का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिस पर पोर्टल बनाया गया है शी बॉक्स करके।
आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, वेबसाइट पर शी बॉक्स में जाइए और आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए, 24 घंटे के अंदर तुरंत उस पर कार्यवाही की जाएगी। ये भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है और ये महिला आयोग की जी वजह से हो रहा है। तो आगे की जो हमारी ये रणनीति है, हमने एफआईआर तो करवाई है, साथ ही साथ हम उस पुलिस वाले जिन लोगों ने एफआईआर किया है, हम उनसे है कि आगे आप लोगों ने क्या किया है। और वो सचमुच में कल एजाज खान के घर पे उन्होंने पुलिस भेजे थे उसको अरेस्ट करने के लिए। हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं जब तक हम इस पीड़िता को न्याय नहीं दिलाएंगे सर। जी, दूसरा ये भी सवाल था रंजू जी आपसे भी कर लेता हूँ और वही जवाब मैं चाहूँगा विजय शर्मा जी भी दें, कि एक व्यक्ति जो जाँच में जी सहयोग नहीं कर रहा है और भागा-भागा घूम रहा है, जबकि वो जानता है जाँच में सहयोग आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा हमें और इसका कोई जो है विकल्प है नहीं। तो भागने से हल नहीं निकलेगा, दूसरा जो आदतन अपराधी है उसके लिए एनकाउंटर जैसी चीज़ें फिर क्यों नहीं निकाली जा सकती है, इनाम जैसी चीज़ें क्यों अभी तक घोषित नहीं की गई हैं पुलिस के द्वारा। तीसरा क्या बाबा की जो ठोको नीति है, जो बुलडोज़र नीति है, क्या महाराष्ट्र में लागू नहीं हो जानी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, ताकि लोगों के अंदर डर और दहशत जो है बढ़नी ही चाहिए ऐसे मामलों में खास करके? जी। बिल्कुल होनी चाहिए, कल होनी चाहिए, वो आज ही रात में लागू कर दे मैं तो कहूँ। हुँ, ठीक है। विजय शर्मा जी। देखिए, एनकाउंटर वाली जो नीति है, हुँ, ये कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि न्याय सही से नहीं हो पाएगा, इसीलिए कहीं न कहीं एनकाउंटर कर दिया जाता है। हुँ, इसका सही तरीका ये होना चाहिए कि दोषी को कोर्ट में पेश होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर वे पे ट्रायल चलना चाहिए और उसके बाद उसको कानून सज़ा दे। जी, जब ये होगा और इसके लिए भी क्या है कि समय जो है, समय को सीमित किया जाए कि नहीं एक समय किया जाए कि 6 महीने, साल भर, इसी अंतराल में ही उसका पूरा निर्धारण हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा, तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बात-बात में एनकाउंटर करने सरिया से क्या माँगने वाले बात-बात में ये लोग सरिया भी माँगते हैं, 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, अल्लाह के बंदे नामक ट्रस्ट भी चलाते हैं, तो इनको सरिया के आधार पर इनका 40-45 दिन में निस्तारण क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्यों नहीं चाहते कि हमारे साथ में 40-45 दिन के अंदर निस्तारण हो? और दूसरा ये क्यों चाहते हैं कि हमें सज़ा हो या हमको ऐसी रियायत बरती जाए? भई वहाँ तो आरोप लगते हैं और सीधा जो है सर तन से जुदा। तो वो वाली चीज़ों की डिमांड क्यों नहीं करते हैं? लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें उनको करना चाहिए, उनको बिल कहना चाहिए कि इसमें जो है बिल्कुल जाँच देखिए निष्पक्ष ऐसा हो है और कि इसमें बाकायदा जो है ऐसे लोग जो धर्म का पालन करते हैं उनके साथ ठीक वैसे ही धर्म की तरह उनके साथ में न्याय हो। ये तो न्याय कहाँ अन्याय हो रहा है इनके साथ में। ये तो मोदी जी को कर देना चाहिए। बिल्कुल देखिए, जी, अगर हम देखें, जो ये पक्ष है, इनके जो हम ये कहें जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे जाकर के देखें, उनकी जो न्याय व्यवस्था है, हुँ, अगर वो न्याय व्यवस्था जैसे इनके यहाँ मुस्लिम लॉ बोर्ड अलग से बनाया गया है, इनके लिए मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए अलग से जो कानून बनाया गया है, तो उसमें मुस्लिम कंट्रीज़ का जो न्याय प्रणाली है, वो भी वैसी कर देनी चाहिए। इस बात को तो मानते हैं, ठीक है? लेकिन भारत की जो कानून व्यवस्था है, अगर उसको पुख्ता करना है, उसको सही करना है, उसपे विश्वास बना करके रखना है, तो ये भी करना चाहिए कि अगर न्याय भारत की संविधान के अनुसार हो रहा है, तो उसकी समय जो है, समय सीमा उसको एक निर्धारित समय सीमा के अंदर ही उसका न्याय हो जाना चाहिए, ना कि जी, दसियों साल वो केस चलता रहे। जी। अगर ऐसा ठीक है। होता है जी, लास्ट कमेंट में जो हमारे साथ में निहाल हैं, जो पीड़िता हैं, उनसे भी चाहूँगा कि वो इस मामले में क्या चाहती हैं और किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? जी, जी, मैं चाहती हूँ कि सच्चाई उसकी दुनिया के सामने आ ही चुकी है, वो एक्सेप्ट हुँ, कर ले और उसके लिए कानून जो डिसाइड करता है वो उसे पनिशमेंट मिले। क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानती हूँ कि मैं उसे सज़ा दूँ या समथिंग लाइक दैट। उसने मेरे साथ बिल्कुल बुरा किया है, बिल्कुल ही किया है। तो अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो मैं उसके पास जाके कुछ लड़ाई करती और समथिंग। बट नहीं, मुझे कानूनी तौर तरीके से ही जाना है क्योंकि वही इस देश का संविधान है और मुझे ट्रस्ट है। तो मैंने सोचा कि मुझे जो पुलिस डिसाइड करेंगे वो एक्सेप्ट करना है और वो खुद भी एक्सेप्ट करे और जो भी कार्यवाही हो रही है वो बहुत ही जल्दी हो रही है। तो आई एम सो हैप्पी एंड आप खुश हैं? फीलिंग रिलैक्स्ड। मैं ट्रॉमाटाइज थी, मैनिपुलेटिव, मेरे साथ गेम्स खेल खेल के मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। बट पिछले 2 दिन से शांति है और मैं चाहती हूँ कि ये चीजें और जल्दी आ जाए बाहर और वो पकड़े जाए जहां भी हो वहां से। जी। तो हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़े थे सुरजीत सिंह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनातन सेना के। आपका भी बहुत-बहुत आभार। हमारे साथ में रंजू झा जी थीं, जो भाजपा नेत्री हैं। आपका भी बहुत
बहुत आभार कि आप जुड़ी और आपने जो मदद की है आप दोनों ने वो वाक़ई जो है काबिले तारीफ़ है और महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए जो समाज सेवा और महाराष्ट्र की छवि को कलंकित होने से बचाना चाहता है। हमारे साथ में ब जो है वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा जी भी थे, उन्होंने भी अपनी जो है बात रखी। आपका भी बहुत-बहुत आभार और हमारे साथ में निहाल जुड़ी जो पीड़िता हैं, उनकी आवाज़ को हम लगातार उठाते रहेंगे और ये डिबेट जो है वो बंद नहीं हम करेंगे। हम लगातार चलाते रहेंगे और अपने देश के दर्शकों को भी अवगत कराएँगे और साथ ही ऐसे मामलों में बहुत ज़रूरी है कि देश को संजीदा हो जाना चाहिए और ज़िंदा भी हो जाना चाहिए। सवाल पूछने चाहिए अपनी न्याय व्यवस्था से भी, सरकारों से भी प्रश्न करने चाहिए, पुलिस प्रशासन, सरकारी सिस्टम से भी सवाल करने चाहिए कि भई अगर आप देर कर रहे हैं तो क्यों आप देर कर रहे हैं और अगर आप बचाना चाहते हैं तो किसे बचाना चाहते हैं। सज़ा देने का लक्ष्य होना चाहिए पुलिस सिस्टम का और पूरी न्याय प्रणाली का भी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू जय हिंद। सो मच। जय हिंद।